नमस्कार साथियों, मैं पंकज शर्मा टैड इंडिया की डिजिटल कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिर से अभ्यास 2 में सीखेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर किस तरीके से कार्य करता है और कंप्यूटर के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मुख्य तौर पर कंप्यूटर के 4 प्रकार होते हैं। नंबर 1 डेस्कटॉप कंप्यूटर, नंबर 2 माइक्रो कंप्यूटर, नंबर 3 मिनी कंप्यूटर और नंबर 4 सुपर कंप्यूटर। ये जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है ये आप सभी लोग जानते हैं। घरों में, ऑफिस में, बैंक में आप लोगों ने जो कंप्यूटर देखे हैं जो डेस्कटॉप पे रखे होते हैं उन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर बोला जाता है। माइक्रो कंप्यूटर की बात करें तो माइक्रो कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर की अपेक्षा काफ़ी छोटे होते हैं और ये एक ब्रीफ केस में डालकर कहीं पे भी आसानी से लेके जाए जा सकते हैं। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो ये माइक्रो कंप्यूटर से प्रोसेसिंग में थोड़े से ज़्यादा तेज होते हैं और इनमें एक से अधिक सीपीयू भी लगाए जा सकते हैं। किंतु सुपर कंप्यूटर सबसे सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर की श्रेणी में आता है और यह कंप्यूटर सबसे तेज गणना करने में सहायक होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर का उपयोग गणना करने के लिए किया गया था, तो सुपर कंप्यूटर सबसे तेज कंप्यूटर अगर कोई उपस्थित है तो उसे सुपर कंप्यूटर बोला जाता है। यह कंप्यूटर सबसे कम पूरी दुनिया में पाए जाते हैं क्योंकि यह कंप्यूटर बहुत ही कम संख्या में किसी देश के पास होते हैं और यह कंप्यूटर पूरी तरीके से सरकारी महकमा के अंदर कार्यरत किए जाते हैं। आइए हम जानते हैं कि डेस्कटॉप कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है, इस सीपीयू के बारे में आप क्या जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग सीपीयू को बोलते हैं, वो सीपीयू नहीं एक्चुअल में कैबिनेट होता है। जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, ये जो कैबिनेट आप देख रहे हैं इसको आप सीपीयू बोलते हैं, किंतु इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लगी होती हैं। यह सिर्फ एक हाउसिंग होती है जिसे कैबिनेट कहा जाता है। यह लोहे का एक डिब्बा होता है। इस डिब्बे के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं जिनको मिलाकर ये पूरा एक डिब्बा तैयार किया जाता है जिसे हम लोग सीपीयू बोलते हैं। किंतु यह सीपीयू जो ये डिब्बा है लोहे का, उसे हम कैबिनेट बोलते हैं। इस सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आज हम सीखेंगे कि ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी ये सीपीयू है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी होती हैं, उन चीज़ों के क्या क्या कार्य होते हैं, उनके बारे में आज हम यहाँ पर जानेंगे। तो आइए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप इसमें जो ये देख रहे हैं सबसे बड़ा हिस्सा जिसमें ये फैन लगा हुआ है, ये होता है मदरबोर्ड। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। पूरे कंप्यूटर में कोई भी फंक्शन जो कार्य करता है वह कार्य करने वाला फंक्शन मदरबोर्ड की सहायता से किया जाता है। चाहे आपको इनपुट कराना हो कोई कार्य या फिर आउटपुट कराना हो, तो इनपुट और आउटपुट दोनों ही प्रकार के कार्यों को मदरबोर्ड की सहायता से कराया जाता है। इसी मदरबोर्ड में आपके सारे कंपोनेंट्स लगते हैं। जितने भी उपकरण बाकी के होते हैं वो सारे उपकरण किसी ना किसी तार की सहायता से या केबल की सहायता से इस मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। इसके बाद आता है प्रोसेसर यानी कि सीपीयू। जिसे आप सीपीयू बोलते हैं वो सीपीयू एक्चुअली बड़ा डिब्बा ना होके ये एक छोटी सी चिप होती है जिसे सीपीयू बोला जाता है। यह सीपीयू अलग अलग कंपनियां बनाती है। जैसे यहाँ पे आपको लिखा दिख रहा है इंटेल। तो इंटेल ने एक प्रोसेसर बनाया जिसका नाम रखा इंटेल प्रोसेसर चिप। इसे सीपीयू बोला गया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये जो आप छोटी छोटी पिनें देख रहे हैं, ये पिनें गोल्ड प्लेटेड पिन्स होती हैं। इनमें गोल्ड प्लेटेड पिन्स कहलाई जाती हैं। इनकी सहायता से बहुत तेजी से कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट को प्रोसेस करने में सहायता करता है। यह जो चिप होती है, यह चिप इस मदरबोर्ड में इस स्थान पर लगाई जाती है। यह स्थान सीपीयू को लगाने के लिए इस मदरबोर्ड में दिया जाता है। इस सीपीयू की सहायता से ही मदरबोर्ड सारे के सारे इनपुट और आउटपुट प्रोसेसेस को फॉलो करता है। इसके बाद आता है
रैम, जैसा कि आप लोग जानते हैं आपके फ़ोन में भी रैम उपस्थित होती है। सारे स्मार्टफोन्स आजकल रैम बेस्ड आते हैं, 2 GB रैम, 3 GB रैम, 4 GB रैम, 6 GB रैम, 8 GB रैम। वैसे ही कंप्यूटर के मदरबोर्ड में भी रैम लगती है। रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि जो रैम होती है यह कई प्रकार की पाई जाती है, जैसे कि DDR1 रैम, DDR2 रैम, DDR3, DDR4, DDR5, कई तरीके की रैम्स अलग अलग कंप्यूटर में उपस्थित होती है। अब बात होती है कि अलग अलग ये रैम्स क्या कार्य करती हैं। रैम का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर में जो रन होने वाली एप्लीकेशंस होती हैं उनके डेटा को होल्ड करना, और रैम अपने अंदर इन डेटा को होल्ड करके कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने का काम करता है। कंप्यूटर कितनी तेज कार्य करेगा यह उसकी रैम पे डिपेंड करता है। उसकी रैम पे ही यह कार्य पूरी तरीके से निर्भर करता है कि उसकी रैम कितनी अच्छी तरीके से प्रोसेस कर रही है काम को। तो DDR3, DDR4, DDR5 ये सब अच्छी श्रेणी में गिनी जाती हैं। ये रैम्स बहुत अच्छी श्रेणी में गिनी जाती हैं। ये रैम आपकी इन स्लॉट्स में लगी होती है। ये जो स्लॉट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे नीले और काले रंग के, इन स्लॉट्स में आपकी ये रैम लगाई जाती हैं। इसके बाद आता है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क क्या होती है? हार्ड डिस्क एक प्रकार का स्टोरेज होता है जिसका कार्य होता है पूरी तरीके से डेटा को स्टोर करना। इसमें इस तरीके की कई सारी प्लेट्स लगी होती हैं। कई हार्ड डिस्क में 1 प्लेट, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट तक लगी होती हैं। इन डिस्क का कार्य होता है आपके डेटा को सेव रखना। आप जो भी डेटा कंप्यूटर में डालते हैं वो सारा डेटा इन्हीं प्लेट्स में जाकर सेव होता है। इस पूरे कंपोनेंट को बोलते हैं हार्ड डिस्क। यह अलग अलग कैपेसिटी की आती हैं, 500 GB, 320 GB, 1 TB, 2 TB या उससे भी ज़्यादा आप कंप्यूटर में लगा सकते हैं। इसके बाद आता है SMPS। जैसा कि हम सभी जानते हैं किसी भी चीज़ को चलाने के लिए हमें पावर की ज़रूरत होती है। जैसे कि हमें अपने फ़ोन को चार्ज करने के लिए एडाप्टर की ज़रूरत होती है, वैसे ही कंप्यूटर में कंप्यूटर के CPU को चलाने के लिए हमें SMPS की ज़रूरत होती है। वहाँ पे पावर सप्लाई का कार्य SMPS करता है। थोड़ा सा नाम में अंतर होता है क्योंकि ये कई सारे कंपोनेंट्स को अलग अलग इलेक्ट्रिसिटी प्रदान करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके मदरबोर्ड में किसी एक कंपोनेंट को 6 वोल्ट बिजली चाहिए तो किसी एक कंपोनेंट को 9 वोल्ट, तो किसी को 12 वोल्ट का करंट चाहिए होता है। तो ये अलग अलग तरीके के करंट जनरेट करके हमें देता है, इसलिए इसको बोलते हैं स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, यानी कि SMPS। इसका पूरा नाम होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। इसमें आप देख सकते हैं कभी कभी आपको स्विच भी दिया जाता है, कभी कभी नहीं भी दिया जाता है। तो कुछ SMPS में ऑन ऑफ का स्विच होता है तो कुछ SMPS में ऑन ऑफ का स्विच नहीं भी होता। यहाँ आप देख रहे हैं अलग अलग तरीके के वायर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो पिन आपको दिख रही है सबसे बड़ी पिन, ये सबसे बड़ी वाली जो पिनें हैं ये आपकी जाती हैं मदरबोर्ड की पावर सप्लाई के लिए। ये जो आपको छोटी 4 पिनें दिखाई दे रही हैं, ये 4 पिनें जाती हैं आपकी CPU के फैन को पावर सप्लाई देने के लिए। फिर बाकी के ये जो पिन्स आपको दिख रहे हैं ये हार्ड डिस्क और DVD और CD राइटर को करंट देने के लिए यूज किए जाते हैं। इसके बाद आता है CMOS सेल। CMOS सेल क्या होता है यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। CMOS सेल एक प्रकार की ऐसी छोटी सी बैटरी होती है जिसका पूरा नाम होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये एक सेल होता है, जैसा हम लोग अपने घड़ियों में डालते हैं, हाथ की घड़ी में हम जो सेल डालते हैं वो छोटा होता है, ये आकार में थोड़ा सा बड़ा होता है। कभी कभी कुछ लोग ये सोचते हैं कि कंप्यूटर को हमने बंद कर दिया, 1 महीने तक कंप्यूटर नहीं चलाया, फिर भी हमने कंप्यूटर को ऑन किया तो उसमें टाइम और डेट नहीं बदलती, जबकि कंप्यूटर को हमने स्विच से भी निकाल दिया, सब कुछ बंद कर दिया, फिर भी टाइम और डेट कैसे वो अपने अंदर बिल्कुल एक्यूरेट रखता है, क्योंकि CMOS सेल की वजह से यह सारा कार्य होता है। CMOS सेल कंप्यूटर के मदरबोर्ड में लगता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं इस तरीके से ये सेल लगा होता है, और इसका पूरी तरीके से कार्य होता है कि कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी कंप्यूटर में डेट और टाइम को
अप टू डेट रखना, ये डेट और टाइम को अपडेट रखता है, हमेशा अपडेट रखता है। जब कभी भी कंप्यूटर में बार बार डेट और टाइम आपका गलत आने लगे, इसका मतलब होता है कि CMOS सेल आपके कंप्यूटर में खराब हो गया है या फिर उसको बदलने की ज़रूरत है। CMOS सेल बदल देने से फिर यह बार बार डेट और टाइम का बदलना बंद हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। DVD रीड एंड राइट, CD रीड एंड राइट। यहाँ पे एक कंपोनेंट और होता है हमारे CPU के अंदर जिसका नाम होता है DVD या फिर CD रीड एंड राइट, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क यानी DVD का फुल फॉर्म, कॉम्पैक्ट डिस्क यानी CD का फुल फॉर्म। अब मैं आपको बताता हूँ यह कार्य क्या करता है। यहां हमने एक वर्ड लिखा RW का मतलब होता है रीड और राइट। रीड का मतलब होता है कंप्यूटर में चीजों को जब हम CD डालते हैं या DVD डालते हैं, वो DVD कंप्यूटर पढ़ता है और पढ़ने के बाद उसका जो भी वीडियो उसमें मौजूद होती है वो हमें दिखाता है। तो दिस इज रीड, इसे बोलते हैं रीड, यानी कैसेट को रीड कर रहा है। लेकिन जब कभी भी हमें एक कैसेट में डेटा को भरना होता है तो उसके लिए राइटर यूज होता है वर्ड, यानी W। जब कभी भी आपको DVD राइटर के ऊपर आपको RW लिखा मिले, इसका मतलब है कि वो राइटर रीड भी करेगा और राइट भी करेगा। अगर सिर्फ R लिखा है तो वो राइट नहीं करेगा, यानी वो डेटा CD में भरेगा नहीं, सिर्फ रीड करेगा। तो ये चीज आप इसको खरीदते समय हमेशा ध्यान दें कि आपकी DVD के ऊपर क्या लिखा है, रीड राइट लिखा है या नहीं लिखा है। तो DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और CD RW का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, CD का फुल फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। यहां पे काफी सारी केबल्स दिखाई जा रही हैं। ये केबल्स क्या कार्य करती हैं मैं आपको बताता हूं। कंप्यूटर में बहुत सारी केबल्स का यूज होता है, कंप्यूटर को चलाने के लिए बहुत सारी केबल्स यूज होती हैं, जिनमें से कि सबसे कॉमन केबल्स होती हैं पावर केबल और VGA केबल, जो आप लोगों ने देखी हैं। पावर केबल जो कंप्यूटर को करंट देती है, मेन पावर सप्लाई देती है, कहाँ पे, SMPS में। SMPS में जो पावर केबल लगती है, ये पावर 220 वोल्ट हमारा जो कॉमन इलेक्ट्रिक होता है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हमारे कंप्यूटर तक पहुंचाने का कार्य पावर केबल करती है। दूसरा केबल होता है VGA केबल, यानी कि VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। इसका फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। तो VGA का कार्य होता है आपके कंप्यूटर में वीडियो को चलाना। जितनी भी वीडियो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, जो भी चीज आप देखते हैं वो VGA केबल की सहायता से चलाई जाती है। इस VGA केबल की सहायता से ही हम प्रोजेक्टर में भी आपके कंप्यूटर की चीजों को प्रोजेक्टर में भी चला सकते हैं। इसके बाद आप USB केबल्स को भी जानते होंगे। USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस, ये USB केबल कई तरीके की होती हैं। यहाँ पे कुछ केबल्स यहाँ लिखी भी गई हैं जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, टाइप A, टाइप B, टाइप C। कुछ केबल्स आप लोग जानते भी हैं, टाइप C केबल जो टैबलेट्स वगैरह में आज के अब जो नए फोन्स आ रहे हैं उनमें लगती है। टाइप B केबल जो पहले के फोन्स होते थे उनमें लगती थी। टाइप A केबल भी होती है। तो USB के अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, उनके नाम यहाँ पे आपको लिखे गए हैं जो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट आती है SATA केबल। यह केबल होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। इसका कार्य क्या होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट केबल है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जब कभी भी आपके कंप्यूटर में कोई हार्ड डिस्क या DVD राइटर लगाया जाता है तो उसके डेटा को रीड करने का काम SATA केबल की सहायता से किया जाता है। यह कार्य पहले के समय पे पाटा केबल की सहायता से किया जाता था। वह केबल बहुत ही चौड़े आकार की होती थी, किंतु अब यह आकार में बहुत ही छोटी हो गई है और यह
छोटे आकार में साटा केबल के नाम से जानी जाती है। और इसके दो पोर्ट होते हैं, एक पोर्ट आपका मदरबोर्ड में लगा दिया जाता है और दूसरा पोर्ट आपका हार्ड डिस्क में या फिर डीवीडी राइटर में या फिर किसी भी अन्य जो भी आप डेटा के लिए यूज कर रहे हैं उसमें आप लगा सकते हैं उस डिवाइस में। इस प्रकार से आपका ये मुख्य तौर पे 4 केबल्स जो होती हैं आपकी यूज करी जाती है। साटा केबल, वीजीए केबल, पावर केबल, यूएसबी केबल आप ऑप्शनल है, यूज कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आज हमने आपको बताया था कि कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर में काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो इसके बाद आज का जो टॉपिक है कंप्यूटर का, कंप्यूटर के प्रकार और कंप्यूटर के जो यूनिट्स हमने आपको बतानी थी, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हमने आपको बताने थे, वो सारे के सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे फिनिश होते हैं। कि आपको जो मैंने बताया, एक सीपीयू के अंदर लगने वाले छोटे छोटे पार्ट्स क्या क्या चीज़ें होती हैं। मदरबोर्ड होता है, रैम होता है, आपका हार्ड डिस्क होता है, डीवीडी राइटर होता है और आपका एसएमपीएस होता है। साथ ही एक छोटा सा फैन भी होता है जो सीपीयू के ऊपर लगाया जाता है ताकि ये कंप्यूटर के सीपीयू को ठंडा रख सके। कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेस होते हैं वो प्रोसेसर करता है, उस प्रोसेसर को ठंडा करने के लिए एक फैन लगाया जाता है जिसे सीपीयू फैन बोला जाता है। यह फैन का कार्य होता है कंप्यूटर में कंप्यूटर के सीपीयू के प्रोसेसर को ठंडा रखना। इसी के साथ मैं आज के इस मीटिंग को यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आप सभी आज के इस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लें, समझ लें और इसके बाद दिए गए टेस्ट को बहुत अच्छे से करें और सभी लोग डेली टेस्ट को करें ताकि हमारे पास आपका डिटेल आता रहे प्रतिदिन कि आप लोग कितना सीख रहे हैं और कितना नहीं सीख रहे हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे टैड एड डिजिटल क्लास के डेली कक्षा में आप लोग समय पर आएं। ध्यान रखें 9:30 बजे जो हमारा समय है उस समय पे हमारी क्लास शुरू हो जाएगी। आप लोग समय का बिल्कुल ध्यान दिया करें आगे से। धन्यवाद।